जांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप बेफिक्र रहिए बेगम साहिबा, मैं सिंह साहब से आज ही बात करूंगा। शाह शुजाउल मुल्क कहां किस हालत में है, उनकी खबर तो हम निकाल ही लेंगे। लोहार का बेटा हूं सरकार, बचपन से चोटें खाकर बड़ा हुआ हूं। कसम ईमान की, जान का ताला टूट जाए मगर जबान नहीं खुलेगी। वैसे काम क्या करना होगा? यही तो उनकी बदकिस्मती है कि ये लोग जिससे डरते हैं दोस्ती भी उसी से करते हैं। खालसा हुकूमत की दोस्ती की, उसके दोस्ती के पैगाम की क्या हैसियत है, इसका सबक सिखाने के लिए फौजों को कूच का हुक्म दिया जाए। इतनी आसानी से तुम अपनी जिम्मेदारियों से किनारा नहीं कर सकते फतेह अली। तुम जैसे लोगों की गफलतों का नतीजा है कि वो अफगानिस्तान हुकूमत, जिसके आगे कभी सातों फलक सर निगू थे, आज एक काफिर के सामने घुटनों के बल पड़ी है सजदे में। ये बंदूकें तो सिर्फ नमूने के लिए हैं। मुझे तो ऐसी हजारों बंदूकें बेचनी है। अगर आप मुझे मिलवा देते हैं तो ऐसी हर बंदूक के पीछे ऐसा एक सिक्का आपका हो सकता है। तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? ना तो ये मुगलिया है और ना ही अफगानी। पंजाब में आजकल तो यही सिक्का चलता है। रंजीत सिंह जी का सिक्का एकदम खरा है सरकार। क्यों, क्या कहते हो? बोलो। हम इन बंदूकों का क्या करेंगे? हमें तो सिक्के चाहिए। ये हुई ना सिपाहियों वाली बात। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो और कोई होशियारी नहीं। हाँ, चलो। जनाब का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ भी कहिए, आपके रौब तौब का तो मैं कायल ही हो गया। किसी में हिम्मत नहीं जो आपकी बात को टाल सके। मजाल है किसी की जो एक बार भी जुबान खोलने की जुर्रत कर सके कोई। गुलाम रसूल नाम है मेरा। सरहदी इलाकों की जिम्मेदारी मुझ पर है। सिपह सलार हूं। और कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा बातें आपको पसंद नहीं, पर क्या करें, कमबख्त वक्त भी तो नहीं कटता चुप रहकर। नहीं बातें अच्छी कर लेते हो अपनी उम्र से बढ़ चढ़कर। जर्रा नवाजी है सरकार आपकी। क्या करें, धंधा ही कुछ ऐसा है। बंदूकों की कम, बातों की कमाई ज्यादा खाते हैं। मेरे दिमाग में तो अभी भी एक बात चल रही है। जरा सोचिए, अगर यहां मेरी 50,000 बंदूकें बिक जाती हैं तो सोचिए, इस हिसाब से आपका भी हिस्सा 50,000 तो होगा ही। आपकी हैसियत भी किसी नवाब या राजा से कम नहीं होगी। ये शेख चिल्ली वाली बातें बंद करो। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखता। ख्वाब नहीं हुजूर, मेरी बंदूकें तो आपने देखी ही हैं। जरा बताइए, आपके सूबेदार को ऐसी बंदूकें कहां मिलेंगी? हो सकता है वो खुश होकर के आपको कुछ इनाम भी दे दे। लेकिन वो इतनी बंदूकें करेगा क्या? अता मोहम्मद के पास ज्यादा से ज्यादा पैदल सिपाही कितने होंगे? यही कोई 15-20 हजार। और उनमें से भी तो 8-10 हजार के पास तो पहले से ही अच्छी बंदूकें। और फिर तुम्हारी यहाँ बंदूकें कितनी बिकेंगी? यही ज्यादा से ज्यादा 10,000। इससे आगे तो नामुमकिन है। आपको नहीं लगता इस दौर में जब रंजीत सिंह की फौज इलाके पर इलाके फतेह किए जा रही है, तो इतनी छोटी फौज से तो कुछ नहीं होने वाला। नफरी तो उसे बढ़ानी ही होगी।
एक बात और सुनिए, आपके सूबेदार को तो यह भी नहीं मालूम है कि खालसा फौज इस वक्त भीमबाड़ तक आ पहुंची है। अब वहां से कश्मीर है ही कितनी दूर। वो सब जानता है, जानबूझकर गाफिल बना बैठा है। उसे लगता है कि असल खतरा काबुल से है। फतेह अली के नाम से तो खौफ खाता है वो। आप भी ना गुलाम भाई, बस कमाल करते हैं। काबुल की फौज भला इतनी दूर क्यों आएगी, इतना जोखिम उठाकर? तुम फतेह अली को नहीं जानते, शाह शुजा, जिसे सूबेदार ने कैद कर रखा है। फतेह अली उसके खून का प्यासा है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यानी सिर्फ एक शख्स के खातिर इतनी सारी जानें जाएंगी? आप सबकी जानें भी जोखिम में पड़ जाएंगी रसूल भाई। उनकी क्या कोई कीमत नहीं है? ये तो ज्यादती है रसूल भाई। एक सिपाही की जिंदगी में यही लिखा है रहमत मियां, किसी के गुनाहों की फसल काटनी उसे पड़ती है। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। किसे मालूम मुसीबत की जड़ शुजा किस किले में किस जगह कैद है। सूबेदार ने ये राज खासुल खास लोगों से भी छुपा रखा है। चलो, सूरज ढलने से पहले ही पहुंचना होगा। ये तो देखने में ही आदमखोर लग रहा है। खूर भी ऐसे रहा है जैसे निकल ही जाएगा। सीधे देखते रहो मुनव्वर। इस जिन के अब्बा जान को जरा भी शक हुआ तो तुम तो कहे तुम्हारी हड्डियों का ऐसा सुरमा बनेगा कि। तो तुमने इसे सरहद के पास से पकड़ा? जी हुजूर। ना तो तुम कश्मीरी लगते हो और ना ही पठान। शक्लो सूरत से तो तुम पंजाबी जान पड़ते हो। शुक्र है खुदा का, मैं तो घबरा ही गया था कि मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई। सिर्फ हमारी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं सरकार? पंजाबी लगता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। रिहायश? जी, कोटली लोहारा। सारा गांव बंदूकें बनाता है, तो मैं और अब्बू भी। मुझे सब इल्म है। कोटली लोहारा में जितनी भी बंदूकें बनती हैं रंजीत सिंह के लिए ही बनती हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे तो सब खबर है। बात दरअसल ये है सरकार, खालसा सरकार हमारी बंदूकें खरीदती जरूर है, या यूं कहिए कि हमें बेचनी पड़ती हैं उन्हें औने पौने दामों में। क्या करें, मजबूरी है सरकार। अब तो सारे गांव ने यही फैसला किया है कि हम अपना सौदा वहीं बेचेंगे जहां हमें मुनासिब दाम मिलेंगे, पूरा मेहनताना मिलेगा। इसीलिए तो हम इतनी दूर परदेश में आए हैं सरकार। ठीक है, जब तक तुम्हारी बंदूकों का कोई फैसला ना हो जाए तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हारी एक एक बंदूक हम खुद चला कर देखेंगे और फिर तुमसे दोबारा बात करेंगे। शुक्रिया सरकार। सरकार, मुझे यकीन है कि हमारी बंदूकें आपको जरूर पसंद आएंगी। गुलाम रसूल। सरकार, ये सब क्या है? सारे नमूने गुलाम रसूल के हवाले कर दिए जाएं और जब तक फैसला ना हो जाए तुम हमारे मेहमान रहोगे। ये लोग तो गिरफ्तार कर रहे हैं हमें। लगता है इन्हें शक हो गया है। ले जाओ इसे। खुद को बहुत तेज समझता था मुनव्वर, बड़ा शातिर बनता था। ये अता मोहम्मद तो सचमुच सवासेर निकला। तुझसे भी 2 कदम आगे। बातों ही बातों में हथियार भी छीन लिए मुझसे, मुझे निहत्था कर दिया। नींद भी कम वक्त ऐसे वक्त पर साथ छोड़ जाती है। पता नहीं कितनी रात बची हुई है, कैसे कटेगी ये। सोच मुनव्वर, कुछ सोच।
तुझे तो पता भी नहीं चलने दिया और कैद भी कर दिया। बस कहने भर का मेहमान हूं। क्या करूं? आवाज लगाऊं? शायद कोई हो। अरे भाई, कोई है? मेहमान की बात पूछने वाला? कोई नहीं है। अच्छी मेहमान नवाजी है। मेजबान की सूरत तक दिखाई नहीं देती। अरे आना कभी हमारे पंजाब में, फिर दिखाऊंगा कैसे मेहमान नवाजी होती है। यहां तो दूर दूर तक कोई दिखता ही नहीं है। क्या करेंगे ये लोग? हो सकता है कोई आदमी भेजे कोटली लोहारा। इससे पहले कि तेरा भांडा फूट जाए मुनव्वर, तुझे ही कुछ करना होगा। नहीं तो जान तो जाएगी ही जाएगी, पर किसी काम नहीं आएगी। जल्दी सोच मुनव्वर, नहीं तो अफसोस ही रह जाएगा। आज की रात ही कुछ करना होगा। बाहर चल के देखता हूं, शायद कोई रास्ता निकल जाए। कौन है भाई? कौन है वहां पर? इतनी ठंड में तो अच्छा भला आदमी भी जम जाए। यहां तो हैं ही पत्थर, पत्थर के पहाड़, पत्थर के रास्ते। यहां तक कि आदमी भी पत्थर के हो गए हैं मुनव्वर मियां। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोला? कोई तो है यहां पर। ये छुपा छुपी का खेल क्या है? सामने आओ जो भी हो। इधर हूँ पीछे। कमाल है, दीवारें भी बोलती हैं यहां पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? डर रहा था कहीं तुम भी। अच्छा, तो तुम भी मेहमान हो मेरी तरह? तो तुम भी? पंजाबी हूं मैं, रहमत अली। अभी अभी तो तुम कुछ और। आदमी तो काइयां हो, सब देख लूंगा। बोलो, कौन हो तुम? मुंह छोड़ोगे तो बोलूंगा ना। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मुंडी मरोड़ कर रख दूंगा। कौन हो? मेरे पीछे क्यों लगे हो? किसने भेजा है तुम्हें? बोलो नहीं तो। दरअसल बात यह है भाई कि हम दोनों एक दूसरे से डर रहे थे, छुप रहे थे। अफगान हूँ मैं, काबुल से आया हूँ। वजीर फतेह अली खान का पैगाम लेकर आया था। 15 दिन हो गए। मेहमान हूँ इनका। मेहमान क्या, लगता है हिरासत में हूँ। 15 दिन में समझ नहीं पाया बुद्धू लगता है। लगता क्या है? बात पक्की है। मैं तो एक ही दिन में समझ गया हूं। लेकिन तुम हो कौन? बंदूकों का व्यापारी हूं। पता नहीं क्यों इन्हें मुझ पे शक हुआ है। जिनके दिल में चोर होता है वो सब पे शक करते हैं। मुझ पे भी शक है इन्हें कि मैं खबरी हूँ। फतेह अली खान ने मुझे शुजा की खोज के लिए भेजा है। इससे शायद कोई सुराग मिले। बेवकूफ हैं ये लोग। तुम तो शक्ल से ही शरीफ लगते हो। वैसे ये शुजा है कौन? उसका इन लोगों से झगड़ा क्या है? कहाँ कैद किया होगा उसे इन लोगों ने? शुजा यहीं पर है, शेरगढ़ के किले में। इतना तो मुझे पता चल ही गया है। अच्छा, तो यही है शेरगढ़। शुक्र मनाओ मुनव्वर, मुकद्दर तुम्हारे साथ है। दरवाजे तक पहुंच ही गए समझो। इतने बड़े किले में किसे पता कहाँ है? अता मोहम्मद इतना शातिर दिमाग आदमी है, यूं ही थोड़ा रखेगा किसी को हवालात में कि कोई भी आए और ढूंढ ले। कोई खाला जी का बाड़ा है क्या? ना ना ना, काम तो मुश्किल है। वैसे कहाँ कहाँ ढूंढा तुमने? यहाँ पर तो सख्त पहरा है, चप्पे चप्पे पर सिपाहियों की नजर है। लेकिन उस तरफ शुमाल की जानिब, वहां तो दिन में भी कोई नहीं जा सकता अता मोहम्मद के सिवा। मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की। कसम से, जान को जोखिम में डालने से क्या फायदा? बात तो पते की है। अच्छा तो मियाँ, मैं चलता हूँ। कमरे में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं है। ऊपर से ये कड़ाके की ठंड, मेरा तो खून ही जम गया है। सुनो,
इस तरफ कभी मत जाना, मारे जाओगे। जी शुक्रिया। इसका मतलब है खजाना इसी तरफ छुपा है। यह शुमाल किस तरफ होगा, इधर या इधर? कौन है? कौन है यहां? अंधेरे में तो ये और भी डरावना लगता है, लेकिन इतनी रात को अकेला कहां जा रहा होगा? शायद उस जासूस की बात सही थी। हो ना हो, शुजा को यहीं कहीं छिपा रखा होगा इसने। जल्दी चल मुनव्वर, वरना अंधेरे में कहीं खो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वो रहा। दरवाजा खोलो। कहिए शहंशाह आलम, कैसे मिजाज हैं हजरत के? खुदा की कुदरत है अता मोहम्मद, कब किसको शहंशाह कर दे और किसको फकीर, उसके मौजज़ों का कोई हिसाब नहीं। बेकार की उम्मीदों पर जीना छोड़ दो। अब कोई मुअज्जज़ा तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। एक बात तो बताना ही भूल गया कि तुम्हारे पुराने नमकखार फतेह अली ने पैगाम भेजा है, तुम्हें हमसे मांगा है। तुम्हारी गर्दन धड़ से जुदा करने के लिए उसके हाथ तड़प रहे हैं। अब ये फैसला तुम पे है कि तुम यहाँ मरना चाहते हो, हमारे इस मेहमान खाने में, या वहाँ अपने दोस्तों के बीच जिनसे मिलकर तुमने हमसे धोखा किया। क्यों तुम्हारी आंखों पर से पर्दा नहीं हटता अता मोहम्मद? सोचो सोचो, अगर वो हमारे दोस्त होते तो क्यों हमारी जान के पीछे पड़े होते? अब भी समझने की कोशिश करो अता मोहम्मद कि मेरे साथ, या यूं कहिए कि हमारे साथ, किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है। जो भी है नहीं जानता, पर है बहुत खतरनाक, निहायत ही शातिर। तुम लोग उसकी साजिश का शिकार हो रहे हो अता मोहम्मद। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। क्या समझते हो खुदा ने सारी अक्ल तुम ही लोगों को दी है? हम में भी कुछ दिमाग है। जहाँ दाद खान ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा ताकि तुम्हारी वफादार फौज से तुम्हें अलग किया जा सके और हम पर किसी को शक भी ना हो, और तुम हमारे जाल में फंसते ही चले गए। तवारीख गवाह है अता मोहम्मद, बेहोशी के आलम में जो दूसरों के लिए जाल बुनते हैं, आंख जब खुलती है तो खुद को उसमें फंसा हुआ पाते हैं। तब बहुत देर हो चुकी होती है, हम कुछ नहीं कर पाते और वक्त हम पर हंसता है। हमारी छोड़ो, कभी तो अपनी परवाह किया करो। यहाँ तो कोई रोने वाला भी नहीं है तुम पे। अता मोहम्मद, एक एहसान कर दो मुझ पे, आखिरी एहसान। मैं इन्हीं गुमनामियों के अंधेरे में मरना चाहता हूं। मुझे ये कैद मंजूर है। अगर कभी अफगानिस्तान जाने का मौका मिला
तो आजाद इंसान की हैसियत से जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। मेरी दरख्वास्त है तुझसे, मुझे कभी फतेह अली खान के हवाले मत करना, मत करना, मत करना। ये जान भी बड़ी गजब की चीज है, सूली पर भी निकलने का नाम नहीं लेती, बहाने ढूंढती है। जैसी तुम्हारी मर्जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मुबारक हो सिंह साहब, खालसा फौजों ने एक बार फिर फतेह के झंडे गाड़ दिए हैं। तो आखिरकार भीमबार के उस जिद्दी सुल्तान की अकल ठिकाने पर आ ही गई। भीमबारी क्यों शाहजी, राजौरी भी, अब ये दोनों इलाके खालसा राज का हिस्सा है। वो लोग आखिरी वक्त तक ये इंतजार करते रहे कि काबुल हुकूमत से उन्हें कोई इमदाद मिलने वाली है, लेकिन आखिर सच्चाई के सामने उन्हें हथियार फेंकने ही पड़े। दीवान साहब, जो लोग ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं, शिकस्त उनका मुकद्दर ही हो जाती है। अब जब कश्मीर की मुहिम में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो दूर हो चुकी है शाहजी। खालसा फौजों ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि मैदान जंग में पर्वत हो या मैदान, हमारी राह कोई रोक नहीं सकता। अब हम इस कश्मीर की मुहिम में और देरी नहीं करना चाहते। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है सिंह साहब, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं होगा। मुझे तो अब मुनव्वर की फिक्र होने लगी है, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। सुबह सुबह आप लोग, खैरियत तो है ना मियाँ? चलो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा इसी वक्त। बात क्या है सरकार? आप इतने खफा से क्यों हैं? मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? ये सब हमें नहीं पता, सूबेदार साहब का हुक्म है। हमारे सूबेदार तो आप हैं सरकार। चलो चलते हैं। एक से एक हैरत अंगेज कारीगरी है। और रहमत मियाँ, हमें तुम्हारी बंदूकें पसंद आई। जल्द ही हमें इन्हें मैदान जंग में आजमाइश का मौका मिलेगा। वजह फरमाते हैं हुजूर। सिपाही हो या हथियार, पता तो जंग के मैदान में ही चलता है कि किसमें कितना दमखम है। हमें 200-400 की जरूरत नहीं है, कम से कम हजारों में जरूरत पड़ेगी। पहली खेप कम से कम 2000। हो जाएगा हुजूर, आप फिक्र ना करें। तो ठीक है, गुलाम रसूल तुम्हारे साथ जाएगा। सारी अदायगी नकद होगी, मौके पर। ये तो उल्टे फंस गए मुनव्वर। ये कमबख्त साथ जाएगा तो तेरी पोल तो खुली के खुली। तो कहो, कब जाना चाहोगी? जितना जल्दी हो सके सरकार, आज ही, अभी। तो ठीक है रसूल। हुजूर, वैसे सिपाही सलार साहब को सहमत देने की जरूरत तो नहीं है। हैरत है, हमारी जिंदगी में तुम पहले ताजिर हो जिसकी आंखें चांदी की चमक को देखकर चुंधियाई नहीं। गुलाम रसूल साथ नहीं जाएगा तो अदायगी कैसे होगी? हाँ हुजूर, कैसे होगी? अब आपसे क्या पर्दा सरकार। हमारा गांव पड़ता है रंजीत सिंह के इलाके में। खुलेआम हम ये काम करने से तो रहे, अगर उसे पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी सरकार। उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे सरकार। और ये गुलाम रसूल यहाँ से जाएगा तो जरूर,
लेकिन जिंदा वापस लौट कर नहीं आएगा। तो फिर ये सब होगा कैसे? बेहतर तो यही होगा हुजूर कि हर महीने की चांद रात को आपकी सरहद पे गुलाम रसूल की चौकी पे हम 500 बंदूकें छोड़ जाएं और चोरी छुपे वहीं अदायगी भी हो जाए। कैसी रही तजवीज? मुझे मंजूर है। ये गुस्ताखी अता मोहम्मद को बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी। हमारे पैगाम को नजरअंदाज करके उसने एक जल्जले को बुलावा भेजा है। उसने हमारी तौहीन ही नहीं की बल्कि अपनी तकदीर के खिलाफ जंग छेड़ दी है। आपकी दानिशमंदी का तो मैं हमेशा से कायल रहा हूं वजीर साहब, लेकिन एक बात मेरी जहन में खलबली सी मचा रही है। कितने ही दिनों से कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अता मोहम्मद किसी भी सूरत में शुजा को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आप भी इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन आप इतनी जहमत क्यों उठाना चाहते हैं? आखिर आप भी तो यही चाहते हैं, शाह शुजा की मौत। शुजा की मौत से ज्यादा हमें अपनी अजमत का ख्याल है। वैसे भी शुजा नेक इंसान है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी आखिरी सांसें जला वतनी की हालत में ले। वतन की मिट्टी पर उसका पूरा हक है। बजा फरमा रहे हैं आप। तुम एक बार फिर हमारा पैगाम लेकर रंजीत सिंह के पास जाओ। इस कश्मीर की मुहिम में हमें उसके साथ की जरूरत है। उसे याद दिलाना कि उसने वक्त जाया कर रहे हो फतेह अली। घर आए फकीर से बेरुखी अच्छी नहीं। तुमने मुझे बार बार दुत्कारा है, लेकिन दरवेश किसी का बुरा नहीं मानते। तुम लाख कोशिश करो, ये काफिर रंजीत तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। तो फिर एक और शख्स वजीर फतेह अली खान के दुश्मनों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अगर जंग लाजमी हो जाएगी तो हम उसका भी इस्तकबाल करेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश उसे दोस्त बनाने की है। आदाब बेगम साहिबा। आदाब। आपने हमें याद फरमाया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि इतनी मसरूफियत होने के बाद भी आप हमारे लिए वक्त निकाल पाते हैं। नहीं तो ये जिंदगी खुद ही बोझ बनती जा रही है हम पे। नहीं बेगम साहिबा, ऐसी बात कह के आप खुद ही अपनी मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। हमें पता चला था फकीर साहब कि फतेह अली ने कोई एलची भेजा है खालसा दरबार में। हाँ, सो तो है। लेकिन आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है बेगम साहिबा। यहाँ आप और आपके परिवार की हैसियत शाही मेहमान की है। हम अपने लिए फिक्र ज़दा नहीं हैं। हम गोदर मल को बाखूबी जानते हैं। अगर फतेह अली ने उसे एलची बना के भेजा है तो इसका मतलब उसने फैसला कर लिया है वो कश्मीर पे जल्द ही हमला कर देगा। बेगम साहिबा, ये बात दुरुस्त है कि कश्मीर की मुहिम में हमें शामिल होने की दावत दी गई है, लेकिन सिंह साहब ने अभी तक उसे कबूल नहीं किया है। फतेह अली जिद और इरादे का बहुत पक्का है। कश्मीर पे हमले के लिए वो बहुत देर तक आप लोगों का इंतजार नहीं करेगा। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मौत मेरे ख्वाबिन से उतनी दूर है जितना फतेह अली कश्मीर से। वो मेरे शौहर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपकी खालसा फौजें इस मुहिम में शामिल हों। आपकी हैरानी जायज है,
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुझे सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। ना तो मुझे कश्मीर चाहिए और ना ही अफगानिस्तान का तख्त। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि खालसा फौजें कश्मीर को फतेह करके मेरे शौहर को जिंदा ले आए मेरे पास। आपके जज्बात, जज्बाए मोहब्बत पाक और सादिक है बेगम साहिबा, लेकिन कश्मीर पर चढ़ाई करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। जोखिम से भरे तवील पहाड़ी रास्ते, जहां कुदरत हर कदम पर अपने मिजाज बदलती रहती है, और वैसे भी दरबार के बहुत सारे ओहदेसार सरासर इस मुहिम के बरखिलाफ है। दुश्वारियों का अंदाजा है हमें फकीर साहब, अपने हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर भी हम अपने शौहर की सलामती की खातिर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे शौहर को सही सलामत हमारे पास लाते हैं तो हम इस मुल्क की शान कहलाने वाला नायाब बेशकीमती हीरा कोहिनूर आपके हवाले कर देंगे। बेगम, कोहिनूर? हाँ, मेरे शौहर अफगानिस्तान से निकलते हुए इसे अपने साथ ले आए थे और मुझसे रुखसती लेते वक्त इसे मेरे हवाले कर दिया था कि किसी दिन मुसीबत में काम आएगा। जानती हूँ ये पत्थर का टुकड़ा दुनिया के लिए नायाब है, कीमती है, निहायत कीमती, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है। आप सिंह साहब से बात कीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए बेगम साहिबा, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। सिंह साहब, आज नहीं तो कल फतेह अली के पैगाम का जवाब तो हमें देना ही होगा। हम उसे बहुत देर तक यूं ही बहला कर नहीं रख सकते। ये अफगानिस्तान के हाकिम अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आते शाह जी। वो आज भी उसी अतीत में जीते हैं। वो हमसे मदद भी चाहते हैं तो अपना हक समझकर, जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हो। आप लोगों ने शायद उस तजवीज के पीछे छिपी उस खबर पे ध्यान नहीं दिया कि अगर कश्मीर की इस मुहिम में हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारे इस रवैये को गैर दोस्ताना तस्वर किया जाएगा। ये एक तरह से खुली धमकी है। वो लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें इसकी फिक्र नहीं है दीवान जी। बस हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं और हमें किसी तरह का कोई खौफ भी नहीं है। आज नहीं तो कल हमें कश्मीर का रुख तो करना ही है, फिर इस मौके को क्यों गंवाया जाए। कुछ सोचिए दीवान जी, पहली बार हमारी फौज को इतनी ऊंचाई पर लड़ने का मौका मिला है और इस तरह से हमें कश्मीर के रास्ते और उनकी मौसम की दुश्वारियों का पता चल सकेगा। और फिर उन लोगों ने हमें 9 लाख रुपए सालाना नजराने के तौर पर देने का वादा किया है। पहली बार अफगानिस्तान हुकूमत ने हमारी दोस्ती, हमारी ताकत की अहमियत को कबूला है। सुनने में तो ये रकम बहुत बड़ी लगती है सरकार, लेकिन कश्मीर के मुहिम पर खर्च का जो अंदेशा है वो कुछ ज़्यादा है, और फिर जान माल के नुकसान का अंदेशा भी अन्य मुहिमों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हर लिहाज से ये मुहिम खालसा राज के लिए महंगी ही साबित होगी। 9 लाख रुपए सालाना इस लिहाज से बहुत कम है। दीवान साहब बिल्कुल बजा फरमाते हैं सिंह साहब। 9 लाख रुपया वाकई निहायत एक मामूली रकम है, लेकिन अगर इसके साथ कोहिनूर जोड़ दिया जाए। आप कहना क्या चाहते हैं शाह जी? यही सिंह साहब कि इस मुहिम के एवज में वो बेशकीमती हीरा जो कभी इस मुल्क की जीनत रहा है, जिसे नादिर शाह यहां से लूट कर ले गया था,
अगर वो कोहिनूर हमारे हाथ में आ जाए तो। पहलियां मत बुझाइए, जो भी है साफ साफ शब्दों में कहिए। जी सिंह साहब, वो बेशकीमती हीरा इस वक्त वफा बेगम के पास है और वो उसे हमारे सुपुर्द करने के लिए राजी हैं। बशर्ते कि हम उसके शौहर को अता मोहम्मद की कैद से छुड़ाकर यहां ले आए। वो लोग जबरी कोहिनूर पर अपना हक जमाए बैठे हैं, हमें उससे छीनने का पूरा पूरा हक है। नहीं दीवान जी, हम में और नादिर शाह में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए। वो लोग हमारे पास कोहिनूर हीरा खुद लेकर आएंगे। कश्मीर की तरफ रुख करना है, कब? इसका फैसला फतेह अली खान से मिलने के बाद होगा। आप गुदरमल से कहिए कि हम फतेह अली खान से मिलना चाहते हैं। और आप शाह जी, वफा बेगम को ये यकीन दिलाइए कि शाह शुजा अब हमारी जिम्मेदारी है। मुश्किल है सिंह साहब। शाह शुजा कश्मीर में इस वक्त कहां कैद है, इसकी कोई खबर नहीं है हमारे पास। और वो खबरी जिसे आपने... मैं भी उसी को लेकर फिक्रमंद हूं। मुनव्वर का आज तक कोई अता पता नहीं, ना ही उसने कोई खबर भेजी है। हे भगवान, 15 दिन हो गए इसको इस तरह बेसुध पड़े हुए। क्यों इतने कष्ट दे रहा इस मासूम को? जो मन में आए करता है। तुझे कोई पूछने वाला नहीं, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। माना कि संतान का सुख हमारे भाग में नहीं, ये तुम्हारी लीला है। अगर तूने इसे मेरी झोली में डाला है तो इसे अच्छा कर दे। पता नहीं किस देश का, पता नहीं कहां से आया। पानी, पानी ले बेटा, पानी ले ले। लगता है होश आ रहा है इसे। पंडित जी, पंडित जी। बेटा लेटे रहो बेटा, आराम से बेटा, आराम से लेट जाओ बेटा। नहीं बेटा, तुम आराम करो बेटा। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? कोई जल्दी नहीं है ये सब जानने की। तुम ये लो, पी लो। दूध है गर्मा गर्म, हल्दी डाल के लाई हूँ बेटा। अरे अब इसे उठाओ भी। क्या हुआ है मुझे? ये चोटें? कहा ना, कोई जल्दी नहीं है। पहले से पियो, पियो बेटा। तुम 15 दिन से आंखें मूंदे पड़े हो, कुछ होश नहीं था। और ये पंडित जी उस दिन से हर रोज 1000 बार महामृत्युंजय का पाठ करते हैं तुम्हारे लिए, और वो भी निराहार रहकर। और अब कुछ बोलेंगे भी नहीं, यूं ही टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। बेटा तुम खाई में गिर गए थे, तुम्हारे पास ही तुम्हारा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। शायद उसका पांव फिसल गया था। तुम दोनों जहां गिरे हम तुम्हें वहीं से उठाकर लाए हैं, तब से तुम यहीं हो। बेटा, बाबा अमरनाथ की कृपा से तुम्हें नई जिंदगी मिली है बेटा। ये बेटा अपनी बात नहीं कर रहे, ये बाबा अमरनाथ की बात कर रहे हैं, भोलेनाथ की। वैसे मेरा नाम भी बेटा अमरनाथ है। मैं व्यापारी हूँ, छोटा मोटा, 2 सालों का। छोड़ो भी, और बता बेटा, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो?
सब याद आ रहा है मुझे। मैं उस वक्त थोड़ा जल्दी में था, इसलिए रात में भी। यही तो, जल्दी में तो ये पंडित जी भी हैं तुमसे 2 कदम आगे। बेटा, मैं तुम्हारे लिए लेप लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, अब मुझे जाना होगा। अरे ऐसे कैसे? बेटा, तुमने 15 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम कहवे पे जिंदा हो। अरे तुम ही कहो ना इसे चुपचाप पड़ा रहे, नहीं तो मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगी। कोई बेटा नहीं है ना इसका, हमारी कोई संतान नहीं है। रात भर बैठी रही तुम्हारे सिरहाने, लड़ती रही भगवान से। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, चले जाना। तुम्हें जाना तो है ही, कुछ दिन और ठहर जाओ। आदाब। आप क्यों इतनी जहमत उठाते हैं भिवानी दास जी? सिर्फ आप ही हैं जो इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी हम जिला वतनियों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। आप लोगों को किसी बात की तकलीफ ना हो, इस बात की देख रेख की जिम्मेदारी सिंह साहब ने मुझे ही सौंपी है। आज आपको इस हाल में देखकर अजीब सा लगता है। एक दिन वो थे। मत याद दिलाइए भिवानी दास जी, एक कसक सी उठती है। अच्छा हुआ आपने अफगानिस्तान पहले ही छोड़ दिया, नहीं तो बेकार मुसीबत में फंस जाते। रिश्ते छूटते नहीं है बेगम साहिबा, बस जगह छूट जाती है। जब भी उस तरफ से कोई खबर आती है तो बड़ा दुख होता है। अफगानिस्तान से आपका राब्ता अभी बना हुआ है भिवानी दास जी? वो जगह तो सिर्फ अब साजिशों का अड्डा बनकर रह गई है। कौन किसके साथ क्या साजिश कर रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम। हर शख्स एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। डरे हुए लोगों का यही इखलाक होता है। फकीर अजीजुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अदब के साथ अंदर भेजो। आदाब बेगम साहिबा। आदाब। अच्छा हुआ भिवानी दास जी आप भी यहाँ मौजूद हैं। बेगम साहिबा, खुशी की बात तो यह है कि कश्मीर मुहिम के लिए सिंह साहब राजी हो गए हैं। शुक्र है। ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है,